ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे नया टॉपिक ज्वालामुखी वोल्केनो। ये कैसे होता है और किस तरह से ये उत्पन्न होता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। जैसे हमने पढ़ा था पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में, बता देता हूँ वापस। जो कोर क्षेत्र था हमने पढ़ा था, उसमें ये तरल और ठोस रूप में दो है, और एक हमने पढ़ा था मेंटल भाग में, इसमें एक दुर्बलता मंडल पढ़ा था। दुर्बलता मंडल पढ़ा था जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से 100 से 200 किलोमीटर के बीच में ये क्षेत्र था। क्या होता है कि इस क्षेत्र में जब प्लेटें, अब प्लेटें कई तरह की हो सकती है। मुख्य रूप से 3 प्लेटों के बारे में चर्चा करूंगा, जैसे महाद्वीपीय प्लेट, महाद्वीपीय प्लेट, और दूसरी महासागरीय प्लेट, और तीसरी प्लेट महाद्वीपीय व महासागरीय प्लेट, सागरीय प्लेट। क्या होता है कि जब दो प्लेटें, जैसे महाद्वीपीय प्लेट और महाद्वीपीय प्लेट, दोनों प्लेटें एक दूसरे के पास आती है, तब क्या करते हैं, इनमें सेपण होता है। जैसे एक प्लेट ये महाद्वीपीय और दूसरी प्लेट ये, जब दोनों प्लेटें एक दूसरे के पास में आएगी तो दोनों में सेपण होगा, या तो फिर मोड़दार पर्वत बनेंगे जो यहाँ भाग है मलबा, या फिर एक प्लेट के दूसरे प्लेट के अंदर धसेगी। जब ये प्लेट इस अंदर भारी प्लेट जो हल्की प्लेट के नीचे सेपण होगी, तो ये दुर्बलता मंडल एस्टेनोस्फीयर में पहुंचेगी और यहाँ पर ये क्या हो जाएगी, पिघल जाएगी। पिघलने से जलवाष्प वगैरह दाब से ये कमज़ोर सतह पृथ्वी की जहाँ भी देखे मिलेगी, वो वहाँ से बाहर आने की कोशिश करेगी, और वो बाहर आएगी तो उसके साथ जो लावा मैग्मा आता है तरल रूप में, वो ज्वालामुखी का रूप होता है। तो इसके भाग देखते हैं। जैसे यहाँ से कोई ज्वालामुखी निकला, यहाँ से प्लम्ब के द्वारा ज्वालामुखी का लावा धरातल पर निकला और फैल गया। तो ये पाइप होता है ज्वालामुखी, जहाँ से लावा बाहर आता है। यहाँ पे एक छोटा सा छिद्र होता है जहाँ से लावा निकलता है, उसको क्रेटर कहते हैं। यानी जहाँ से लावा पृथ्वी के आंतरिक भाग से बाहर आकर निकलता है, उसको क्रेटर कहते हैं। जब ये लावा कभी कभी रुक जाता है और इस पर डाट लग जाती है, अवरुद्ध हो जाता है डाट, तो वापस जब ज्वालामुखी लावा पिघलता है और प्रेशर लगाता है, तो ये जोर से विस्फोट होता है। उसका छिद्र क्या थोड़ा बड़ा हो जाता है, इसको कहते हैं कोल्डेरा। और जब ये ज्वालामुखी पूरी तरह से निष्क्रिय हो जाती है, जब उसमें पानी गिर जाता है, भर जाता है, तो वो झील बन जाती है, जिसको कहते हैं हम कोल्डेरा झील। जब ये कोल्डेरा निकलता है, जब लावा निकलता है, उसके साथ अनेक प्रकार के पदार्थ निकलते हैं, जिसके बारे में देख के हम चर्चा करते हैं। जैसे ज्वालामुखी से निकलने वाले पदार्थ कौन कौन से हैं। ज्वालामुखी से लावा के साथ नाशपाती जैसे छोटे छोटे टुकड़े निकलेंगे, उसको हम कहेंगे बम। और कांच की गोलियां या मटर के दाने के समान होंगे, उसको हम लेपिली या मटर के दाने के समान जो टुकड़े होंगे उसको लेपिली कहेंगे।
और उसी नुकीले छोटे छोटे टुकड़े होंगे, उसको स्कोरिया या ब्रेशिया भी कहते हैं, स्कोरिया या ब्रेशिया। और इनसे भी छोटे छोटे सर्वाधिक बारीक कणों को हम उसको राख या अंगार कहते हैं, जैसे मारवाड़ी में कहते हैं बानी। और लावा के साथ जो झाग होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? फ्यूमस। आपने देखा होगा, आराम से तो सुना होगा, जो पत्थर है वो तैर रहा है, उसी तरह एक फ्यूमस होता है जो पानी में आसानी से तैर सकता है, जो लावा का झाग से बना होता है। और उस ज्वालामुखी के पास ही जब धूल, राख, लेपिली कणों के छोटे छोटे जमाव हो जाएंगे और उसको हम क्या कहेंगे? टप कहेंगे। ज्वालामुखी क्रिया में सबसे पहले जो निकलकर जो भूपटल पर जो पदार्थ आता है उसको हम कहते हैं पायरोक्लास्ट। क्या कहते हैं? बड़े बड़े टुकड़ों को पायरोक्लास्ट कहते हैं। यानी जैसे ही ज्वालामुखी विस्फोट होता है उसके साथ सर्वप्रथम जो बड़े बड़े जो शिलाखंड है वगैरह टुकड़े चट्टानों के टूट टूट के बाहर आते हैं, उसको पायरोक्लास्ट कहते हैं। ज्वालामुखी से सर्वाधिक जो चीज़ निकलती है वो चीज़ है, सर्वाधिक जो चीज़ निकलती है वो है जलवाष्प। क्या है? जलवाष्प। और इसकी जो परसेंट की मात्रा करूँ 60 से 90% रहती है, सर्वाधिक निकलती है। कई बार क्वेश्चन आ जाता है ज्वालामुखी से सर्वाधिक जो निकलने वाली गैस है तो वो कौन सी है? जलवाष्प है। बाकी गैसों की बात करें हम तो हाइड्रोजन सल्फाइड है, कार्बन डाइसल्फाइड है, हाइड्रोक्लोराइड एसिड है, अमोनिया है, ये सारी गैसें निकलती रहती है। अब देखिए ज्वालामुखी के प्रकार की, ये तो सामान्य चर्चा हुई। ज्वालामुखी दो प्रकार की है, एक तो केंद्रीय उद्गार और एक दरारी उद्गार। ज्वालामुखी के प्रकार दो प्रकार ले लेता हूं मैं। एक तो केंद्रीय उद्गार, यानी जिसका उद्गार केंद्र से हो उसको केंद्रीय उद्गार, या विस्फोटकता के आधार पे भी हम इसको कह सकते हैं। केंद्रीय उद्गार की अवधि के आधार पर, यानी टाइम पर, किस टाइम सक्रिय, निष्क्रिय, सुषुप्त है। केंद्रीय उद्गार में इसको हम दो ले सकते हैं, एक तो विस्फोटकता के आधार पर और एक दरारी उद्गार पर। यानी ज्वालामुखी दो प्रकार से, एक तो केंद्रीय उद्गार पर और एक उद्गार की अवधि के आधार। केंद्रीय उद्गार में एक तो विस्फोटकता के आधार पर और दूसरा दरारी उद्गार। विस्फोटक उद्गार पर हमने ज्वालामुखी को 5 भागों में बांटा है और आरबीसी इसको 4 भागें बांटती है। तो चलिए एक एक का हम उसका अध्ययन करेंगे। पहला ज्वालामुखी है हवाई तुल्य ज्वालामुखी। हवाई तुल्य ज्वालामुखी ये विस्फोट का आधार का है। और हवाई तुल्य जो ज्वालामुखी है इसकी जो उद्गार की गति है, उद्गार की गति अति मंद गति है। यानी इसमें लावा क्या होगा, जैसे यहाँ से ये लावा निकल रहा है तो लावा क्या धीरे धीरे निकलेगा और आसपास क्षेत्र में फैलेगा। जब ये लावा धीरे धीरे निकलेगा तो इसमें कुछ ज्वालों के साथ अग्नि निकलेगी, तो उसको हवा के कारण ज्वालामुखी पदार्थ जो हवा में उछलता है उसको पहले के बाल या
पीले के बाद, पीले या पहले देवी के बाद, यानी जब लावा निकलता है तो वो बाल के समान जो धारियां दिखाई देती है, तो वहाँ स्थानीय लोग इनको कहते हैं पीले के बाल या पहले देवी के बाल। और इनका जो लावा है वो पतला होता है। लावा कैसे होता है? लावा पतला होता है। एग्जाम्पल जो हवाई द्वीप के नाम पर ही इसका नाम पड़ा है, हवाई द्वीप, ऐसे किलाविया, किलाविया, मोनोलोवा। हवाई द्वीप कहाँ है? हवाई द्वीप यूएसए में। हवाई द्वीप कहाँ है? यूएसए में। हवाई पर कौन सा किलाविया और मोनोलोवा ज्वालामुखी है, वो हवाई तुल्य के हैं। अगर इसको आप याद रखना चाहें तो एक शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ। सूत्र क्या होगा? हवाई द्वीप पर किला मानो, हवाई द्वीप पर क्या मानो? किला मानो। यानी हवाई तुल्य जो ज्वालामुखी है हवाई द्वीप पर है, वो कौन से? किला यानी किलाविया और मानो यानी मोनोलोवा ज्वालामुखी। तो नेक्स्ट देखिए, अगला ज्वालामुखी है वो है स्ट्रोमली ज्वालामुखी। कौन सा है? स्ट्रोमली ज्वालामुखी। नंबर 2 स्ट्रोमली ज्वालामुखी। अब देखिए इसमें क्या आता है, जो हवाई तुल्य ज्वालामुखी है उससे थोड़ा तीव्र गति से लावा निकलता है। हवाई तुल्य ज्वालामुखी से तीव्र गति से लावा निकलता है। इसमें लावा में अम्ल की मात्रा कम व द्रव की मात्रा द्रव के रूप में पतला होता है। हवाई तुल्य भी ज्वालामुखी पतला ही होता था और इसमें अम्ल की मात्रा कम होती है और द्रव रूप में ये पतला होता है। और इसका जो एग्जाम्पल आता है वो स्ट्रोमली ज्वालामुखी आता है। और ये इसको भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? ज्वालामुखी स्ट्रोमली को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ। प्रकाश स्तंभ क्यों कहते हैं? क्योंकि ये 24 घंटे इसमें लावा निकलता रहता है। कहाँ पर है? सिसिली द्वीप के उत्तर में लिपारी द्वीप, ये कहाँ है? इटली में है। स्ट्रोमली जो ज्वालामुखी है जिसको भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहा जाता है, इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। ज्वालामुखी जो भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं वो स्ट्रोमली है। और कहाँ है ये? सिसिली द्वीप के उत्तर में लिपारी द्वीप इटली में है। इसको देखो याद रखने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। स्ट्रोमली, ली आ रहा है, सिसिली, अगर द्वीप का नाम आ जाए किस द्वीप के पास है तो सिसिली, स्ट्रोमली सिसिली। और अगर ये भी नहीं आए तो स्ट्रोमली लिपारी द्वीप। अगर ये भी नहीं आए तो कहाँ है? इटली, लास्ट में क्या आ रहा है? ली। और ये
स्ट्रोमली प्रकार का ज्वालामुखी है। स्ट्रोमली ज्वालामुखी के आधार पर इसका नाम रखा गया है वोल्केनो तुल्य ज्वालामुखी। तीसरा है वोल्केनो तुल्य ज्वालामुखी। वोल्केनो तुल्य ज्वालामुखी। वोल्केनो ज्वालामुखी जो है अत्यंत अधिक विस्फोट होता है, यानी थोड़ा तीव्र गति से एक विस्फोट होता है। और इसमें जो लावा है वो थोड़ा क्या होता है, गाढ़ा प्रकृति का होता है। बाकी स्ट्रोमली और हवेतुल्य ज्वालामुखी में है लावा पतला होता है, इसमें लावा गाढ़ा प्रकृति का होता है, जिसकी वजह से ये जोर से विस्फोट के साथ फूटता है। और इसकी जो संयंत्रता है, कठोरता अधिक होती है। क्या होती है? संयंत्रता अधिक होती है। तो उपनाम आता है, इसको गोभी के फूल के समान कहते हैं। जब इसमें जो लावा फूटता है, निकलता है, तो वो आकाश में एक गोभी के फूल की तरह, गुब्बारे की तरह लगता है, गोभी के फूल के समान, इसलिए इसको गोभी के फूल के समान कहते हैं। और इसका जो नामकरण है वो लिप्पारी द्वीप है ना, उसी के पास वोल्केनो ज्वालामुखी है, उसी के आधार पर इसका नाम रखा गया है। लिप्पारी द्वीप के पास वोल्केनो ज्वालामुखी है, उसी के आधार पर इसका वोल्केनो नाम रखा गया है। अब देखिए चौथा पिलियन ज्वालामुखी, जो सबसे घातक और विस्फोटक है। चौथा ज्वालामुखी पिलियन ज्वालामुखी। पिलियन सर्वाधिक विस्फोटक, सर्वाधिक विस्फोटक होता है। मार्टिन द्वीप पर इसका विस्फोट हुआ था। कब हुआ था? 1902 में, जिससे क्या हुआ था, सेंट पीरी नगर नष्ट हो गया था। इतना विस्फोट था। सेंट पीरी नगर नष्ट हो गया था, इसके इतना भयंकर विस्फोटक हुआ था, आसपास क्षेत्र जो था वो नष्ट हो गया था। इसके जो उदाहरण आते हैं, क्राकोतोवा, सुंडा जल संधि है, नाम सुना होगा आपने। एग्जाम्पल है क्राकोतोवा, सुंडा जल संधि के पास है। संधि ये कहाँ है? इंडोनेशिया और जावा के बीच में। और दूसरा आता है इसका एग्जाम्पल हिब्बक 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 ज्वालामुखी। और ये कहाँ है? फिलिस्तीन, सॉरी फिलीपींस, फिलीपींस है, वहाँ पे हिब्बक हिब्बक ज्वालामुखी है। और एक क्राकोतोवा ज्वालामुखी है, जो पिलियन ज्वालामुखी है, जो सबसे अधिक विस्फोटक है। अब देखिए एक और जो ज्वालामुखी है, जो विसुवियस ज्वालामुखी। बाकी चार ही ज्वालामुखी है। आरबीसी के अनुसार जो पांचवा ज्वालामुखी है वो है विसुवियस। ये प्लिनी
ज्वालामुखी भी कहा जाता है इसको, क्योंकि प्लिनी मोदे ने इनका निरीक्षण किया था, ढूंढा था। प्लिनी ज्वालामुखी, वेसुवियस ज्वालामुखी तुल्य या प्लिनी ज्वालामुखी इटली के नेपल्स नगर पर है। इटली के नेपल्स नगर के पास है, स्थित है, जिसका उदाहरण ये वेसुवियस ज्वालामुखी है। इटली के नेपल्स नगर के पास है, नगर के पास है इटली में, और वेसुवियस नामक की ज्वालामुखी है। उसी के आधार पर इसका नाम रखा गया। प्लिनी प्रकार ज्वालामुखी क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका जो अध्ययन है वो प्लिनी मोदे ने किया था। उसी के आधार पर जब इसका अध्ययन कर रहे थे तब प्लिनी मोदे, जब ये विस्फोट हो गया था तो प्लिनी मोदे की वहाँ ही डेथ हो गई थी। इसी के उनकी याद में इनका नाम रखा गया है। अब देखिए दूसरा प्रकार लेते हैं, दरारी उद्भेदन वाले। दरारी उद्भेदन से क्या निर्मित होता है? जो विस्फोटक है उसे तो पर्वत है, पहाड़ियाँ, वो निर्माण होता है, शंकु वगैरह। जो दूसरा था दरारी उद्भेदन, इससे क्या निर्मित होता है? पट्टा निर्मित होता है। जैसे कोलंबिया का पठार, यूएसए, छोटा नागपुर का पठार, भारत, ये जो है दरारी उद्गार पर आधारित है। दक्कन का पठार है, छोटा नागपुर, दक्कन ट्रेप, ये भी भारत में है। इससे क्या होता है, जब लावा है ना पतला होता है और दरार के माध्यम से, जैसे दो प्लेटें हैं, एक दूसरे के विपरीत अपसरी प्लेटें होती है जो एक दूसरे के विपरीत चली जाती है, तो बीच में क्या पड़ जाती है? दरार पड़ जाती है। इसमें जो लावा है वो पतला पतला लावा वो बाहर निकलता है और इस सतह के आसपास पर जम जाता है। उसको दरारी उद्भेदन ज्वालामुखी कहते हैं। हमने पढ़ा था मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। उद्गार की अवधि के आधार पर, उद्गार की अवधि के आधार पर 3 प्रकार हैं। नंबर 1 सक्रिय ज्वालामुखी, नंबर 2 प्रसुप्त या सुषुप्त, और तीसरा मर्त ज्वाला। सक्रिय ज्वालामुखी जिसमें लावा निरंतर निकलता रहता है, और प्रसुप्त ज्वालामुखी या सुषुप्त ज्वालामुखी जिसमें लावा कभी कभार निकलता है कभी नहीं निकलता है, और मर्त ज्वालामुखी जिसमें लावा एक बार निकलने के बाद कई सालों वर्षों तक वापस लावा नहीं निकलता है, तो वो मर्त ज्वालामुखी। तो चलिए इसके बारे में डिटेल में कौन कौन से सक्रिय है, कौन से प्रसुप्त है और मर्त कौन कौन से, उनके उदाहरण देखते हैं। सक्रिय ज्वालामुखी, हाँ आगे देखिए, सक्रिय या जागृत ज्वालामुखी के उदाहरण हैं तो वो देखिए एंटना एवं स्ट्रोम्बली जो इटली का है, जिसको मोमबत्ती का प्रकाश स्तंभ भी कहते हैं स्ट्रोम्बली को, और पिनाटुबे फिलीपींस में, ये सक्रिय ज्वालामुखी उदाहरण हैं। देखिए फिर सुषुप्त या प्रसुप्त ज्वालामुखी जो कभी कभार लावा निकलता कभी कभार नहीं निकलता है। इसके जो एग्जाम्पल की बात करें, वेसुवियस इटली, क्राकोतोवा इंडोनेशिया का, और फ्यूजमा जापान का ये ज्वालामुखी है। अगर इसको याद रखने के लिए अगर सुषुप्त की बात करें तो शॉर्ट ट्रिक है विसु काको फ्यूज। विसु काको फ्यूज, फ्यूज यानी
फ्यूज उड़े जन लाइट करें झपझप करे, उसी तरह ज्वालामुखी ये भी क्या है, कभी निकलता लावा कभी नहीं निकलता है। तो विसु काको फ्यूज, यानी विसुवियस काकोटोवा और फ्यूज, विसुवियस इटली और काकोटोवा इंडोनेशिया और फ्यूज जापान। तो शॉर्ट ट्रिक है इसको याद रखने के लिए, विसु काको फ्यूज। फिर देखिए शांत और मर्द ज्वालामुखी, जिसमें एक बार उद्गार होने के बाद कई सालों तक उद्गार नहीं होता है, उसके देखिए कोय सुल्तान और देवबंद ईरान के, माउंट पोपा म्यांमार का और किलिमंजारो तंजानिया अफ्रीका का, ये शांत मर्द या शांत ज्वालामुखी है। अब देखिए कुछ विशेष ज्वालामुखी के बारे में। अगर सर्वाधिक ऊंचा निष्क्रिय ज्वालामुखी की बात करें तो ओजेल डेल सलादो ज्वालामुखी है, जिसकी ऊंचाई है 6893 मीटर। एनसीईआरटी के अनुसार ये निष्क्रिय है। एनसीईआरटी के अनुसार निष्क्रिय। और जबकि बात करें सर्वाधिक ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी की बात करें तो कोटोपैक्सी एंडीज इक्वेडोर पर है, 5879 मीटर ऊंचा है। और सबसे ऊंचा पर्वत की अगर बात करें तो एकांगुआ चिली में ज्वालामुखी है, जो सबसे ऊंचा पर्वत है। तीनों ही अलग अलग है, तो ध्यान रखना। नेक्स्ट क्लास में नया टॉपिक पढ़ेंगे। आई होप ये समझ में आया होगा। आगे इसके क्वेश्चन वगैरह लेंगे हम, लाइव क्लास में आएंगे। तब तक के लिए आपको धन्यवाद। थैंक यू।